इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है और इसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बल्कि यहाँ पे मैं एक कह दूं कि मेरा ख्याल है, मुझे याद पड़ता है इमरान खान साहब ने एक जगह अपने कहा था कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ये नून लीग के एजेंट हैं, ये नून लीग का एजेंट का लफ्ज जो है उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो बहरहाल हम अब अगर इमरान खान साहब की बात को देखें तो हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 अरकान नून लीग के एजेंट ने डी सीट कर दिए डिफेक्शन की बुनियाद के ऊपर। तो अब यहाँ पे एक तो ज़ाहिर है कि इसका एक सियासी पहलू है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है जो बहुत ही अहम पहलू है, और वो दूसरा पहलू है वो है कानूनी और आईनी पहलू है। अब यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन गई है। आप जो है 3 नंबर्स जो हैं वो ज़रा अपने ज़हन के अंदर रखिए, 14 का, 9 का, 4 का और 5 का। अच्छा, अब ये क्या है नंबर्स? ये बड़ी दिलचस्प बात है। मैंने अभी एक ट्वीट की है और उस ट्वीट के हवाले से बहुत सारे मुझे उसमें नीचे क्वेरीज आ रही हैं कि ये क्या है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आइन के आर्टिकल 63A जो है उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में और 184(3) के नीचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशंस की आईनी दरखास्तों के ऊपर 63A की तशरीह की है और उस बेंच के अंदर 2 और 3 की डिवाइड है। अब जो मेरी मुख्तलिफ कानूनी और आईनी माहिरीन से बात हुई है, अब ये ज़रा इसको थोड़ा सा जहन में रखने की ज़रूरत है आपको कि आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस अमूमी तौर पर तो 17 होते हैं, लेकिन 3 जज साहिबान जो हैं वो रिटायर हो चुके हुए हैं और फिर उसके बाद इस वक्त 14 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर फाजिल जज साहिबान हैं। अब इन 14 फाजिल जज साहिबान में से 5 फाजिल जज साहिबान इसी आईनी नुक्ते के ऊपर यानी आर्टिकल 63 के ए के ऊपर अब एक सदारती सवाल और कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन पर अपना जहन और अपनी राय दे चुके हैं, जिनमें 3 जज साहिबान जो हैं, जिसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन है और जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। उन्होंने कहा कि वोट शुमार नहीं होगा और जिस नाअहली का फैसला जो है वो उसके लिए पार्लियामेंट को लेजिस्लेशन के लिए भिजवा दिया और ये करार दे दिया कि ये पार्टी का वोट है। जबकि 2 जज साहिबान जस्टिस मोहम्मद मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस जमाल मंदुखेल जो हैं, उन्होंने कहा कि ये ऐसा करना जो कि सदारती रेफरेंस में क्या ये रीराइट करना होगा आईने पाकिस्तान। बहरहाल अब ये 5 जज साहिबान का फैसला है। अब यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 3 जो हैं वो जज साहिबान ने या इलेक्शन कमीशन के अरकान जो हैं उन्होंने फैसला दिया है। अब इसकी अपील कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आएगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को 3 महीने के अंदर इसका फैसला करना पड़ेगा। पर फैसला करना कॉन्स्टिट्यूशनली पाबंदी है। अब जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे पाबंदी थी कि 1 महीने के अंदर फैसला करना है, तो वो 1 महीने के अंदर फैसला हो गया। अब यहाँ पे जो सूरत हाल बनती है वो ये बनती है कि 5 जज साहिबान जुडिशल प्रोपराइटी अगर डिमांड की जाए, जिन्होंने 63A के ऊपर फैसला दे दिया है, वो तो इन अपीलों में नहीं बैठ सकते हैं और अपीलों के अंदर आया 3 रुकनी बेंच सुनेगा या 5 रुकनी बेंच सुनेगा। अब ये 14 में से 5 जज साहिबान अलग हो जाते हैं, तो फिर जो है पीछे 9 जज साहिबान रह जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो इस मुकदमे को सुन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इस मुकदमे पर ना कोई अपील सुनी है ना कोई अपनी राय दी है। उन 9 जज साहिबान जो हैं उनमें जो हैं वो जस्टिस काजी फैज़ ईसा हैं, सरदार तारिक मसूद हैं, मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस याह्या अफरीदी हैं और जस्टिस अमीनुद्दीन हैं, जस्टिस मुजाहिद अकबर नकवी हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं और जस्टिस आयशा मलिक हैं। ये 9 जज साहिबान जो हैं पीछे रह जाते हैं। अब इन 9 जज साहिबान में से अगर हम देखें अब तक की जो प्रैक्टिस रही है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन है उसका इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को है। हम ये देख रहे हैं कि जितने भी बड़े और आईनी मुकदमात हैं उसमें सीनियर जज साहिबान जो हैं उनको नज़रअंदाज किया जाता रहा है। तो अगर हम उसी प्रैक्टिस को मद्देनजर रखें तो जो सीनियर जज साहिबान हैं, जैसे कि अभी
जो पंजाब हुकूमत की जो इदारों में मुदाखलत के हवाले से तफ्तीशी एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, उसके अंदर भी जो है वो 3 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, और फिर उसके बाद जस्टिस तारिक मसूद से नीचे जो जज साहिबान हैं, उनसे जूनियर, उन पर मुश्तमिल बेंच है। तो यानी इसमें भी हम देखते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सीनियर जजेस को नज़रअंदाज किया है। इससे पहले जो 63 ए के ऊपर सदारती रेफरेंस और पिटीशन थी, उसमें भी सीनियर जज साहिबान जो हैं उनको नज़रअंदाज करके बेंच बनाया गया, और इसकी शिकायत या इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जज जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा तहरीरी सूरत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और जजेस को लिख चुके हैं। इसी तरह का कल हमारी बात हो रही थी हिना जिलानी से, तो उन्होंने हमें बताया था कि ऐसी ही सूरत इंडिया के अंदर थी, जब इंडियन सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो वहाँ पर तो 4 सीनियर जज साहिबान जो हैं उन्होंने बाकायदा आके चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। बहरहाल वहाँ तक तो शायद बात नहीं जाएगी, लेकिन ये एक अमर है जो मुसलसल हो रहा है। जो भी आईनी मुकदमात होते हैं उनमें सीनियर जज साहिबान मुश्तमिल नहीं होते हैं। अब इसकी क्या वजह है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो हम अब ये 9 जज साहिबान हैं। आईनी और कानूनी माहिरीन कहते हैं कि कम से कम 5 जज साहिबान को ही ये इलेक्शन कमीशन की अपीलें सुननी चाहिए, क्योंकि 3 है। अगर 3 जज साहिबान बनते हैं तो वो कौन से जज साहिबान होंगे? लेकिन टेक्निकली लोग कहते हैं क्योंकि ये 184(3) के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला है, तो लिहाजा अब इसकी अपील जो है वो 5 रुकनी बेंच ही सुने। अगर इन 4 जज साहिबान, जिनमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ा, सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याह्या अफरीदी हैं, अगर इनको नज़रअंदाज करके, जैसे कि माजी के बेंचेस में किया गया, अभी ये पंजाब जो अभी रिसेंट सुओ मोटो नंबर 2 है उसमें किया गया है, और 63A में किया गया, और उससे पहले भी किया गया है, तो सूरत हाल ये बनती है कि फिर जो है 5 जज साहिबान रह जाते हैं, और उन 5 जज साहिबान में सबसे सीनियर जो हैं वो जस्टिस सजाद अली शाह हैं, फिर उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन हैं, और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं, मोहम्मद अली मजहर साहब हैं, और जस्टिस आयशा मलिक हैं। अब यहाँ भी बड़ी दिलचस्प जो है वो सूरत हाल बनती है, और वो दिलचस्प सूरत हाल क्यों बनती है? वो इसलिए बनती है कि पंजाब हुकूमत के हवाले से जो तफ्तीशी इदारों के अंदर मुदाखलत के हवाले से आज खुद नोटिस है, उसमें जहाँ 63A वाले 3 जज साहिबान, यानी कि जस्टिस चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं, और उनकी 2 जज साहिबान जो शामिल किए गए हैं वो इन 9 रह जाने वाले जज साहिबान, और अगर 4 सीनियर जज निकाल दिए जाएं तो फिर उन 5 में से ये 2 जज साहिबान रह जाते हैं, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर। तो ये जज जो हैं वो एक और लार्जर बेंच जो कि कल कॉन्स्टिट्यूट है उसके अंदर भी शामिल हैं। तो फिर अगर ये 2 जज साहिबान को शामिल नहीं करते हैं, अगर शामिल करते हैं तो फिर सवालात उठेंगे कि एक पंजाब, जाहिर है कि पंजाब के अंदर ही हमजा शहबाज शरीफ का केस भी चल रहा है, पंजाब के अंदर ही शहबाज शरीफ का केस भी चल रहा है, और अब फिर पंजाब असम्बली का ही मामला आ गया है, फिर उस पे वज़ीर आला का मुस्तकबिल है। तो एक बेंच जो पहले कॉग्निजेंस ले चुका है, और जो कॉग्निजेंस ली है उसका क्या असर हो सकता है, ऑल्दो के अदालती से कहा जा रहा है क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम जो है उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको नोटिस लिया है। आर्टिकल 4 और जो आर्टिकल 10A और 25 जो है वो अदालत के मद्देनज़र है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन एक जो पब्लिक परसेप्शन है या वो जो सारा जा रहा है, तो उसको देखते हुए क्या जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को दोबारा एक ऐसी ही सूरत हाल के अंदर बैठना चाहिए? और अगर नहीं बैठते हैं तो फिर क्या सूरत हाल बनती है? और अगर बैठते हैं तो फिर ये 5 जज साहिबान बनते हैं। तो इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स ही सूरत हाल है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला भी आ चुका है, और ये डिफेक्शन के हवाले से जो फैसले आए हैं, लार्जर बेंचेस काफ़ी इसके अंदर इन्वॉल्व रहे हैं, और जो इसी नुक्ते के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंचेस ने जो फैसले दिए हैं वो कौन-कौन से हैं, उस हवाले से हमने राब्ता किया है। आईनी माहिर हैं, कानूनी माहिर हैं, वकील हैं, सुप्रीम एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, खुर्रम चुगताई साहब, ये भी 63A के केस के अंदर उन्होंने काफ़ी रिसर्च करके, और ये नंबर गेम के हवाले से, और जजेस ने कौन से जज ने
किन जजेस ने या कितने मेंबर बेंच ने 63A के हवाले से क्या क्या फैसले दे रखे हैं, तो उनसे हम बात करते हैं। वो टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ हैं। खुर्रम चुगताई साहब, कैसी ये दिलचस्प सूरत हाल बनी है? 14 - 5, 9 - 4, 5 = 5। जी केजरीवाल साहब, ये जो बात आपने की है, शुक्रिया बात करने का इस मौजू पर। मैं आपको सुन रहा था कि बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि 5 मेंबर्स जो हैं उन्होंने ऑलरेडी 63A पे अपना एक माइंड डिस्क्लोज कर दिया है। लेकिन जैसे कि आपने ट्वीट भी किया था कि वो जो स्पीकर रूलिंग वाली जो ऑर्डर शीट है उसके अंदर भी वोटिंग का जिक्र किया गया है। लेकिन इससे पहले अगर आपको 63A की जो इंटरप्रिटेशन है उसके मुतालिक सबसे पहले जो है वो 7 मेंबर बेंच का फैसला है। जब आर्टिकल 63A आईने पाकिस्तान में आया तो वो बुकला बहाज है, वो 7 मेंबर बेंच है, 6-1 का फैसला था। लेकिन उससे पहले भी डिफेक्शन का जो लॉ था हमारा सेक्शन 8B, साबर शाह केस है, फिर जो ख्वाजा अहमद तारिक रहीम केस है उसमें एक में 9 मेंबर थे, एक में तकरीबन 12 मेंबर थे। और फिर जब दोबारा 63A पे दोबारा जब बात हुई, वो हुई थी रावलपिंडी बार में, वहाँ 17 मेंबर्स हैं। और डिस्क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन के मामले पे डिफरेंट बेंचेस की, जैसे इसहाक हाकवानी केस में 7 मेंबर्स ने सुना, और फिर वो जो डुअल नेशनैलिटी वाला केस था उसमें भी 7 मेंबर्स ने बात सुनी। फिर शेर बहादुर केस है, वो शायद 5 मेंबर थे। तो जो मुझे लगता है कि ये 5 मेंबर से कम बेंच मुमकिन नहीं होना चाहिए, हो सकता है 7 मेंबर तक ही जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज नॉट ओनली एन एपेलेट फोरम, क्योंकि अगर आप इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर आया है 23 पेजेस का, उसको आप देखें तो उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ने कहीं भी जो फैक्टम ऑफ डिफेक्शन है उस पर कोई बात नहीं की। उन्होंने जिस तरह की तावील दी है इलेक्शन कमीशन की, 3 मेंबर बेंच जो था इलेक्शन कमीशन का, उसमें कहीं डिफेक्शन का जो फैक्ट था उसको प्रूव नहीं किया गया। उसके ऊपर उन्होंने आईनी और कानूनी डिस्कशन की है क्वेश्चन ऑफ लॉ पे। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे जहां तक उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि हम ये मानते हैं, आप ये तस्लीम करते हैं कि पार्लियामेंट्री पार्टी की कोई डायरेक्शन नहीं थी, लेकिन क्योंकि ये बात पब्लिकली मीडिया पे हर जगह पे पार्टी की जानिब से या पार्टी लीडर की जानिब से कम्युनिकेट हुई कि जी वो परवेज लाई साहब उनके कैंडिडेट हैं, इस वजह से हम अज्यूम करते हैं कि इनके नॉलेज में था पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन थी या पार्टी की डायरेक्शन थी। तो बड़ा वेग सा वो ऑर्डर है 23 पेजेस का। तो उस पे जब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और इससे पहले भी मुस्लिम लीग नून की तरफ से और काफी हल्कों की तरफ से, इवन मेरी जानिब से भी मैंने दरखास्त दी थी कि जी इसमें आप लार्जर बेंच चुने या फुल को। तो मतलब है कि खुर्रम चुगताई साहब, जो मैं आपकी समझाऊं कि ये इन अहम मामलात के ऊपर 5 या 5 से बड़ा लार्जर बेंच जो है वो मुकदमात को सुनता रहा है जी। क्योंकि इसमें बहुत सारी इंटरप्रिटेशन अब जो फैक्चुअल साइड के ऊपर डिसाइड होनी है। पहले तो एक मफरूजा था, एक एजम्पशन थी, उस पर 184(3) की थी। अब ये फैक्चुअल साइड के ऊपर डिसाइड होना है, क्योंकि उसमें मटेरियल भी आया, सब कुछ आया, फैक्ट्स आए, और जैसे कि आयशा गुलाली केस के अंदर हुआ था। तो आयशा गुलाली का केस तो वो 3 मेंबर बेंच था मेरे ख्याल में। लेकिन आयशा गुलाली के केस में वो सिंपल अपील सिंपलिसिटर थी। अच्छा। यहाँ जो क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व है। अगर आप वो पूरा ऑर्डर पढ़ेंगे तो उसमें तो बहुत ज्यादा इश्यू है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की बात होगी। अब क्योंकि हमारे कानून में कहीं जब तक डिटेल जजमेंट नहीं आती तो हमारे कानून में कहीं डिफेक्शन एस्टैब्लिश नहीं है। और ड्यूरिंग हियरिंग जो आर्टिकल 63A का जो रेफरेंस था उसके अंदर भी ये बार बार बात हुई कि जी डिफेक्शन जो है वो पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन जरूरी है, और पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन के बाद अगर डेविएट होता है और फिर राइट है उसके पास पार्टी हेड के पास, तो ये ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब अभी आना जरूरी है, क्योंकि कानून में कहीं। और वो बात की जो मंशा थी कानून की और आइन की, वो ये थी कि आपने हॉर्स राइडिंग को
पॉलिटिकल करप्शन को और जो पैसों का लेन देन इन्वॉल्व होता है वो एक डिस्क्रेशन का पहलू है, तो वो बात तो कहीं ना एलेज हुई है कि जी उन्होंने कोई ऐसी पॉलिटिकल करप्शन उसमें इन्वॉल्व ठीक है, वो तो ना ठीक ही हो गया, ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला जो है उसका आपने कानूनी जायजा दिया, लेकिन मैं अब ये इस तरफ आ जाता हूँ, तो हम इसको बहस को समेटते हैं, आखिरी 2-3 मिनट है हमारे पास। तो इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, 14 जज साहिबान हैं, 14 में से 5 जज साहिबान को क्या चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जो बेंच है वो सुन कोई भी एक जज जिसने 5 बेंच में 63A में 5 जज साहिबान थे, उनमें से कोई एक भी सुन सकता है? वो क्यों, अगर वो कहें कि जी ये तो एक आईनी मामला था, ये फैक्चुअल डिटर्मिनेशन का मामला है, या जुडिशियल प्रोप्राइटी ये डिमांड करती है कि इन 5 फाजिल जज साहिबान को नहीं सुनना चाहिए क्योंकि ये अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन इस बुनियाद पर इससे पहले जितनी की दफा ऑब्जेक्शन लिया गया है जजेस के ऊपर, जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच पे, तो सुप्रीम कोर्ट ने, मैं आपकी बात से मुख्तलिफ हूँ कि शायद प्रोप्राइटी डिमांड करे कि उस बेंच को नहीं सुनना चाहिए, लेकिन ये बात सुप्रीम कोर्ट अपने मुख्तलिफ फैसलों में ये डिसाइड कर चुके हैं कि इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट का वो फाजिल जज या सुप्रीम कोर्ट का वो फाजिल बेंच करेगा कि उनको वो केस सुनना है या नहीं सुनना। ये बात आपके नॉलेज में है। तो होना तो यही चाहिए, या तो आप इस पे फुल कोर्ट बना दें, या आप इसके ऊपर कम से कम 7 मेंबर बेंच बनाएं, जिसमें अब हो सकता है वो पहले 3 भी मौजूद हों, पहले 5 भी हों, या आप उसमें लार्जर बेंच बना दीजिए। अब जैसे डॉक्टर मुबशर हसन केस में फुल कोर्ट ने एनआरओ सुना था, कल हमने देखा कि उसी प्रिंसिपल पे 5 मेंबर सुन रहे हैं, वहां 17 मेंबर थे। बिल्कुल, और कल तो डॉक्टर मुबशर हसन का केस का फैसला भी दे, लेकिन उसमें ये है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, तो वो उसी फैसले के अंदर रह के वो अपना काम करेंगे। तो मैं 5 मेंबर ने भी सुनी है, 7 मेंबर ने भी एपीलेट फोरम पे, 12 मेंबर ने भी, यानी कि जो तो हम क्या समझे कि 3 मेंबर बेंच भी हो सकता है, या 5 ही होगा, 5 ही सुनेंगे अपीलें जो है ना, वो 5 मेंबर बेंच के सामने ही लगनी। मेरी राय में 5 या 5 से ज्यादा होंगे, 5 या 5 से ज्यादा। चलें, बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम चुगताई साहब, आपने हमें मावनत फराहम की इस हवाले से। ज़ाहिर है कि जो भी फैसला होगा, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो यही हैं कि 5 रुकनी बेंच जो है वो 63A के ऊपर अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुका है। उसमें 2 जज साहिबान ने 3 जज साहिबान के नोट के हवाले से डाइसेंट करते हुए कहा है कि ये री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये फैक्ट है। और जुडिशियल प्रोप्राइटी जो है वो यही होती है कि अगर किसी ने पहले ये कोई वो केस सुना हो और अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया हो, तो फिर वो जज साहिबान खुद ही वो मुकदमा जो है वो नहीं सुनते हैं। अगर ऐसी बात होती है तो फिर पीछे 9 जज साहिबान रहते हैं, और जो हमने सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस देखी है कि सीनियर जजेस को नज़रअंदाज किया जाता रहा है, तो अगर उस प्रैक्टिस को अगर हम आगे देखें, उसकी हमारे पास मिसालें मौजूद हैं। 63A का बेंच हो, या ये जो अज़ खुद नोटिस नंबर 2 है मुदाखलत के हवाले से, वो हो, उसमें सीनियर जज साहिबान जो हैं वो नहीं हैं। और इसी तरह से अगर हम देखा जाए तो जो स्पीकर की रूलिंग के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस लिया था, तो उसमें भी यही प्रिंसिपल था कि सीनियर जज साहिबान उसमें नहीं थे। तो कंसिस्टेंटली हम देख रहे हैं कि 4 सीनियर जज साहिबान होते हैं, तो हम उसी कन्वेंशन और उसी प्रैक्टिस को जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, उसी को मद्देनज़र रखते हैं, और तो फिर हमारे सामने ये सूरत-ए-हाल आती है कि 9 जज साहिबान जो हैं वो बचते हैं। उन 9 जज साहिबान में से 4 सीनियर जजेस जो उनको शायद फिर एक मरतबा ना बिठाया जाए, और उसके बाद 5 जज साहिबान बचते हैं, और उन 5 जज साहिबान में से 2 जज साहिबान ऐसे हैं जो कि अज़ खुद नोटिस नंबर 2 के अंदर भी शामिल हैं, और ये सारा मामला वहीं पंजाब हुकूमत और दूसरे मामलात से मुतल्लिक है। तो जैसा कि खुर्रम चुगताई साहब ने तजवीज़ दिया है, बेहतर तो ये होगा कि अब एक ऐसी फैक्चुअल सूरत हाल सामने आई है, इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए जो मज़ीद तक़सीम या उससे पैदा हो, फुल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये आइनी पहलू जो हैं फैक्चुअल सूरत में जो सामने आए हैं, इनको सुने।
इसी उम्मीद के साथ शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।